गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में पिछली क्लासेस में मैंने आपको नॉन कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। यूनिसेलुलर फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक सभी फाइलम्स के लक्षण और क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन एनिमल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और वेरियस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा आप सबने नाम सुना होगा। अमीबा जो है फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। प्रोटोजोआ में, जैसा मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था तब बताया था, प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, एक कोशी के एनिमल्स आते हैं। और उसी फाइलम प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है अमीबा, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है और सब फाइलम है इसका प्लाज्मोड्रोमा। क्लास या वर्ग इसका राइजोपोडा है और ऑर्डर है अमीबिडा। और जीनस जो है अमीबा, इसकी स्पीशीज वो है प्रोटियस, जिसके बारे में जनरली हम स्टडी करते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? अमीबा प्रोटियस। अमीबा जीनस है और प्रोटियस इसकी स्पीशीज है। ये जो अमीबा है, इसकी खोज सबसे पहले, या इसको जो डिस्क्राइब किया था सबसे पहले रोजेनहॉफ ने किया था 1755 में। और हर्शफील्ड ने उसका पूरा डिटेल और पूरी बायोलॉजी के बारे में बताया था 1962 में, इसके पहले बताया था। तो इस तरीके से ये अमीबा प्रोटियस की खोज हुई। और अमीबा प्रोटियस जो है ये एनिमल, ये जनरली स्वच्छ जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्री लिविंग है। और जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं या स्वच्छ जल के जो, जैसे पॉन्ड्स हो गए, कोई गड्ढे हो गए जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, या झीलें होती हैं या स्प्रिंग्स होते हैं, कोई भी पूल है, तो जहाँ पर स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, वहाँ पर ये अमीबा पाया जाता है। और ये जो अमीबा है ज़्यादातर उस एरिया में या उस पानी में पाया जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया या ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कि एक्वेटिक वेजिटेशन आती है, वो बहुतायत में पाए जाते हैं। तो वहाँ ये बहुतायत में पाया जाता है। मूव करता है, क्योंकि इसका इर्रेगुलर शेप होता है, तो मूव करता है सीडोपोडिया की मदद से। और एक और ख़ास बात जो अमीबा की होती है कि इसमें रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। शेप और साइज अमीबा का, तो अमीबा जैसे मैंने बताया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, क्योंकि साइज जो है इसका बहुत छोटा होता है, 0.2 से 0.6 मिलीमीटर तक, मतलब 200 से लेके 600 माइक्रोन तक इसका साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है। इसलिए इसको केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं तो बहुत ही इर्रेगुलर सा इसका शेप होता है, अनियमित होता है शेप, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप होता है और कलरलेस ही एनिमल होता है। और इर्रेगुलर शेप होने के साथ साथ इसमें शेप इसका चेंज भी होता रहता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, सूडोपोडिया या कूडपाद जिन्हें कहते हैं, जो इसको मूवमेंट में या लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, ये कूटपाद बनते और बिगड़ते रहते हैं। और क्योंकि ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए कोई स्पेसिफिक शेप इसका नहीं होता, शेप भी इसका बदलता रहता है।
और ये जो अमीबा है, ये जो सेल है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर की तरफ एक बहुत ही सॉफ्ट, कोमल, फ्लेक्सिबल, लचीली और सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। मतलब चयनात्मक जो है पारगम्य होता है इसकी मेम्ब्रेन का, उसके द्वारा ये सेल घिरी हुई रहती है। और इसके ऊपर बाहर की तरफ एक पेलिकल नहीं पाई जाती है। और इसी कारण से इसमें जो कूटपाद हैं या स्यूडोपोडिया हैं उनका आराम से फॉर्मेशन हो जाता है। और जब कूटपाद बनते हैं तो जिस एंड पर या जिस सिरे पर कूटपाद या स्यूडोपोडिया बनता है वो इसका एंटीरियर एंड हो जाता है, और इसका जो ऑपोजिट एंड होता है वो इसका पोस्टीरियर एंड होता है। तो जैसे ही जो इसका पोस्टीरियर एंड है उसमें स्यूडोपोडिया जो है नहीं होते हैं वहाँ पे, तो उस एरिया पर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको यूरोइड कहते हैं। तो इस तरीके से अमीबा जो है इरेगुलर शेप का यूनिसेलुलर एनिमल होता है। बाहर की तरफ मैंने जैसे बताया इसमें प्लाज्मा लीमा पाई जाती है। ये जो प्लाज्मा लीमा है इसमें अमीबा की, जैसा मैंने बोला पेलिकल तो नहीं होता लेकिन प्लाज्मा लीमा से घिरा हुआ है। ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर बीच में इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या जो जीव द्रव्य है इसका दो भागों में बटा हुआ होता है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म, यानी बाह्य द्रव्य और अंतःप्रद्रव्य। तो एक्टोप्लाज्म जो है इसका वो प्लाज्मा लीमा के एकदम नीचे होता है और ये थोड़ा सा पतला होता है, थिन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, डेंस नहीं होता ज़्यादा, और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है यानी संकुचनशील होता है। और जिस भाग में स्यूडोपोडिया बनते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर होता है। और इस प्लाज्मा एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा लीमा के बीच में एक स्पेस बन जाती है जिसे हाइलाइन कैप कहते हैं। बीच का जो भाग है साइटोप्लाज्म का वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो एंडोप्लाज्म बीच में होता है ये एक्टोप्लाज्म को बीच में होता है साइटोप्लाज्म, और ये जो है थोड़ा सा फ्लूइड लाइक और ग्रेन्युलर होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं, और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा इसमें और जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, उसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेनली है न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और वाटर ग्लोब्यूल्स। न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस जो है अमीबा का सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है और साइज में थोड़ा बड़ा होता है और फ्लैट होता है, चपटा होता है, थोड़ा डिस्क शेप होता है, डिस्कॉइडल होता है। और ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। न्यूक्लियस जो है इसका वो ग्रेन्युलर होता है और चारों तरफ से एक थिन या पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है जो कि डबल होती है, और उसमें छोटे छोटे से पोर्स या छिद्र प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, और इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है, इसका जो द्रव्य होता है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है जिन्हें क्रोमेटिडिया कहते हैं। इसके अलावा और जो स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल इसमें जो प्रेजेंट होता है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी जो है वो इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ होती है, जिसमें कि एक बड़ी और क्लियर एकदम साफ राउंडेड या स्फेरिकल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है।
और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी है वो एक फ्लूइड या द्रव से भरी हुई होती है जो कि वाटर जैसा होता है फ्लूइड, और एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके चारों तरफ एक भाग होता है, रीजन होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का काम करता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है कि अगर पानी के बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है तो जो अधिक पानी होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और जब ये पानी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सेल से बाहर त्यागा जाता है, तो उसके साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। इसके अलावा दूसरी तरह की और जो वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ प्रेजेंट होती हैं इसमें, वो है फूड वैक्यूल्स या खाद्य रिक्तिकाएँ या खाद्य धानियाँ भी कहते हैं इसको। तो बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स या धानियाँ इसमें प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर की पानी होता है और कुछ फूड ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस में दिखती हैं क्योंकि ये फूड वैक्यूल्स हैं, इनके अंदर फूड होता है, भोजन जो आता है वो होता है और वो डाइजेशन की या पाचन की अलग अलग अवस्थाओं में होता है, इसलिए थोड़े अलग अलग साइज़ की और बहुत सारी वैक्यूल्स इसमें इसके एंडोप्लाज्म में बिखरी हुई दिखती हैं। तो ये बनती कब है? जब फूड एनगल्फ करता है। अमीबा जब किसी भोजन को पकड़ता है, कैच करता है, तो अपने बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेता है, अंदर निगल लेता है और फिर ये फूड वैक्यूल्स बनती हैं। और जब उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तब तक ये एंडोप्लाज्म में रहती हैं। और जब फूड का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो फूड तो डिफ्यूज़ हो जाता है बॉडी में, साइटोप्लाज्म में, और जो फूड वैक्यूल है ये इसकी मेम्ब्रेन के पास जाके फट जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। फूड वैक्यूल के अलावा छोटी छोटी वाटर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी स्फेरिकल, जो कि कलरलेस फ्लूइड इनके अंदर भरा हुआ होता है इनमें। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ और भी सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके एंडोप्लाज्म में। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं या वेसिकल्स की फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक वेसल्स के ऊपर। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी सैक की तरह की, वो इसकी साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसमें वो थोड़े ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार होते हैं, और उनमें क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर दिखाई देते हैं। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, गोल गोल इसमें दिख देती हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये अमीबा प्रोटियस जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय होता है जिसमें कि सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करते हैं।